हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने 9th क्लास के लिए सीबीएसई की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है और जिसके हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं, नंबर सिस्टम। इसका हमारा पहला लेक्चर हो चुका है और आज हम सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है आज के लिए रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए, हम सब ने अभी तक सीखा था कि हम इंटीजर्स को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी इस तरह से कुछ नंबर लाइन होती है और यहाँ आता है बीच में 0, इधर आता है हमारा +1 और इधर आता है +2, इधर आता है +3, इधर आता है +4 और इसी तरह से सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे राइट हैंड साइड में चलते चले जाते हैं। उसी तरह से -1, -2, -3, -4 और सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते चले जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास, माफ कीजिएगा, ये इर्रेशनल नंबर होना चाहिए था। ये है रैशनल नंबर लिखा हुआ, इसकी जगह ये होना चाहिए था हमारा इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रूट वाले नंबर्स हमारे जो भी होते हैं सारे वो इर्रेशनल होते हैं। ये होना चाहिए हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए। तो अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम इन रूट्स वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज होती है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लाई होती है। जानते हैं ना हम ये सब लोग, राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। राइट एंगल के ठीक सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूस और यहाँ नीचे की साइड जो हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेस, और ये वो कहलाता है हमारा परपेंडिकुलर। ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या फॉर्मूला देती है कि हाइपोटेन्यूस का अगर हम स्क्वायर करें वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी। अब यही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम अपने इन इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बताते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मान लीजिए हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं हाइपोटेन्यूस को क्या लेट कर लूंगा, √2। ये हम चीज मान के चलेंगे। हाइपोटेन्यूस की जगह मैं √2 पुट करके चलूंगा अपना। और चलिए लेते हैं हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूस हम किसे लेट करने वाले हैं, जिस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम हाइपोटेन्यूस की जगह लिख लेते हैं √2। और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है तो √2 का भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मुझे सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू देने वाला है, ये मुझे वैल्यू देने वाला है 2। सर 2 कैसे देगा, अरे √2 का स्क्वायर मतलब √2 की आपस में 2 बार मल्टीप्लाई। और जब हम ऐसे रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें वो खुद नंबर ही दे देता है, रूट हट जाता है और नंबर दे देता है। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और यही वजह है कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि अगर मुझे यहाँ पे 2 मिल रहा है तो मैं इस जगह पे भी क्या बनाऊंगा, 2। लेफ्ट हैंड साइड मुझे 2 के इक्वल मिल रही है ना, तो राइट हैंड साइड में किसके इक्वल रखूंगा, वो भी मुझे 2 के इक्वल रखनी होगी। अच्छा, तो अब बताइए कि मैं इस चीज को कैसे 2 के इक्वल रख सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूं प्लस यहाँ पे भी मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, तो ये अल्टीमेटली ये मुझे क्या वैल्यू देने वाला है, ये मुझे यहाँ से वैल्यू देने वाला है 1 + 1 और जो कि इक्वल हो जाती है 2 के। तो 2 और 2 क्या दोनों मेरी इक्वेशंस की साइड इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। यानी मुझे करेक्ट वैल्यू मिल चुकी है। मुझे क्या मिल चुकी है, करेक्ट वैल्यू मिल चुकी है। यहां से मेरे लिए वैल्यू क्या आ चुकी है, मैंने हाइपोटेन्यूस रखा है √2 और
मुझे बेस कितना मिल चुका है, मुझे बेस मिल चुका है 1, और सेम इसी तरह से मुझे परपेंडिकुलर कितना मिल चुका है, वो भी 1 मिल चुका है। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि हमें बेस 1 का स्क्वायर नहीं मिला है, ठीक है, हमें बेस 1 का स्क्वायर नहीं मिला है, और हमें हाइपोटेन्यूज 2 नहीं मिला है, हमने हाइपोटेन्यूज लेट किया है √2। स्क्वायर के अंदर वाली ये जो चीज है ना, ये वैल्यू हमारे काम की है। बेस का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हम नहीं मान के चलेंगे, हमारे काम की सिर्फ ये 1 है, समझे। इसी तरह हमें परपेंडिकुलर भी 1 मिला है, हमारे काम की ये चीज है। तो फिलहाल मैंने वैल्यू नोट डाउन कर ली है। अब इन वैल्यू को यूज करके मैं नंबर लाइन पे √2 को अपने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अब आप जादू देखिएगा किस तरह से इरेशनल नंबर हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता है बहुत आराम से, ठीक है। चल मैं पीछे से मैं वैल्यू नोट डाउन कर लेता हूं। मेरे लिए वैल्यू क्या थी, हाइपोटेन्यूज था √2, परपेंडिकुलर और बेस है 1, तो मेरे लिए हाइपोटेन्यूज है √2 और परपेंडिकुलर है 1, और ठीक उसी तरह से मेरे पास बेस है 1, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब मैं जरा ये नंबर लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से मेरी नंबर लाइन होने वाली है। हाँ जी ये लाइन मैंने रफली ड्रॉ की है बोर्ड पर। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर पर, बिल्कुल प्रिसाइजली हम हर चीज करने वाले हैं ताकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिले विदाउट एनी एरर। उसके लिए हम ये नंबर लाइन को किस पे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। अब आपको करना क्या है, हमें √2 रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमने अपना ले लिया है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 पॉइंट, जहां पे एक्स एक्सिस के लिए भी क्या होगा, 0 होगा, और वाई एक्सिस के लिए भी 0 होगा, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, कोशिश करता हूँ बिल्कुल इसको सीधी ड्रॉ करने का। सीधी बिल्कुल नहीं हो पाएगी लेकिन हमारा काम चल जाएगा। चल ये हमारा ओरिजिन है, यानी हम इसे कह सकते हैं एक तरह से 0। इसे मैं और यहाँ लिख लेता हूँ, ये है हमारा 0, ठीक है। और अगर आप ग्राफ पेपर पे इसे यूज करें, आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को इक्वल्स टू लेके चल सकते हैं 1 यूनिट, ठीक है। बिल्कुल आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को इक्वल्स टू 1 यूनिट भी लेके चल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप ग्राफ पेपर पे एक एक यूनिट मूव होंगे, उस वक्त आपको फिर 2 सेंटीमीटर मूव होना है। अगर आपने 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप एक एक यूनिट मूव होंगे, यानी हर एक यूनिट के बाद मार्क लगाएंगे, तो आपको 1 सेंटीमीटर मूव होना है। मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बेस, हम अपना बेस 1 यूनिट पे, ये 1 यूनिट यहाँ कहीं हो गया, मान लीजिए ग्राफ पेपर पे आपको पता लग जाएगा। मैं मान लेता हूँ मेरा 1 यूनिट यहाँ हो चुका है, 1 यूनिट, बिल्कुल। अब ये था बेस, इसलिए मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। अब मैं परपेंडिकुलर के लिए 1 यूनिट ऊपर चलूंगा। जी बिल्कुल, ऊपर जा चुका हूँ 1 यूनिट, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है, इतना ही हो गया। 1 यूनिट मैं एक्स एक्सिस पे जा चुका हूँ, 1 यूनिट अपना वर्टिकल जा चुका हूँ, यानी 1 यूनिट मेरा ये रहा बेस, और 1 यूनिट ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ इसको कनेक्ट करने के लिए। अरे सीधी लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हो रही है, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। अब ये हाइपोटेन्यूस ही तो मेरा कितना आया है, √2। अरे ये कैसे आ गया सर, ये इस तरीके से आया है कि जरा देखिए, मेरा बेस क्या था, 1 यूनिट, मैंने बेस यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया है। मेरा परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट, उतना ही 1 यूनिट मैंने यहाँ पे ले लिया है। परपेंडिकुलर मेरा 1 यूनिट हो गया, बेस मेरा बेस मेरा 1 यूनिट हो गया। जब परपेंडिकुलर और बेस 1 यूनिट है, तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आना चाहिए, √2। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस √2 तो आ गया। हाँ बिल्कुल, ये हाइपोटेन्यूस तो आ चुका है √2, लेकिन हमें तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप लेंगे अपना कंपास, उसकी नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल अपनी यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे रखने के बाद एक कट इस तरह से लगा देंगे। ये यहाँ रखा और ऐसे करके आपने कट लगा दिया। अब ये कट कुछ ऐसे करके आने वाला है। जब आप अपने कंपास से नीचे नीचे ऐसे ऐसे करके कट लगाएंगे, तो ये यहाँ कुछ कट आगे बैठेगा, और ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी हमारी √2। देखिए कितने आराम से हमने अपनी नंबर लाइन के ऊपर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है नहीं, बहुत आराम से कर दिया है। चलिए, ये था हमारा √2 को रिप्रेजेंट करना।
अगर हम पीछे जाएं, हमारे पास और भी नंबर है, हमें √3 को भी रिप्रेजेंट करना है। अभी हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है। चलिए √3 के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना है। अब √3 के लिए मैं करने क्या वाला हूं, √3 के लिए भी मैं सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाला हूं। अब मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर का सॉरी हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब मैं √3 को रिप्रेजेंट करने वाला हूं ना, तो मैं अपना हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल लेट करके चलूंगा, मैं अपना हाइपोटेन्यूज लेट करके चलूंगा √3 के इक्वल। तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह पर रख दिया है √3, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, √3 का भी स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो ये मुझे क्या देने वाला है, √3 का स्क्वायर है, तो ये मुझे क्या देने वाला है, ये मुझे यहां से देने वाला है 3, देने वाला है 3, हाँ जी बिल्कुल देने वाला है। अब मुझे सोचना ये है कि मुझे ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी जो कि मुझे ये साइड भी सॉल्व करके इक्वल्स टू 3 दे दे। रखना होगा ना कुछ, इक्वेशन इसी का तो नाम है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड। तो जरा दिमाग लगाइए, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि मुझे 3 मिल जाए। सर आप रखिए परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2 और बेस इक्वल्स टू 3, सॉरी बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2 और बेस इक्वल्स टू 1। इस तरह से सर आपको क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके आपको 3 मिल जाएगा। अच्छा लेकिन जरा गौर कीजिए, अगर मैं परपेंडिकुलर की जगह 2 रख दूंगा तो परपेंडिकुलर का क्या होता है, स्क्वायर, और मैं बेस की जगह भी 1 रख दूंगा और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। ये इस तरह से मुझे क्या दे देगा, 4 + 1, ये मुझे 5 नहीं दे देगा। अब मुझे पता है 5 थोड़ी ना इक्वल मुझे चाहिए, मुझे किसके इक्वल चाहिए, मुझे 3 के इक्वल चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं परपेंडिकुलर की जगह रखता हूं √2, बल्कि परपेंडिकुलर नहीं, आप रखिए इसको रखना आप बेस की जगह। अभी बताता हूँ बेस की जगह क्यों रखना, आसान पड़ेगा। परपेंडिकुलर को मैं कितना रखता हूँ, परपेंडिकुलर को रखता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर को मैंने 1 रखा, बेस को मैंने रखा बेस को मैं रखूंगा √2। हाँ बेस को रखेंगे हम √2। अब जरा देखिए इसे सॉल्व कीजिए, क्या दे देगा मुझे, ये सॉल्व करने के बाद मुझे दे देगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये इक्वल्स टू 3 दे देगा। अब ये 3 और ये 3 क्या इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है ना, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गई है वैल्यू। कहा क्या क्या वैल्यू मिली है, हाइपोटेन्यूस मैंने रखा था इसके लिए √3, ठीक है, बॉक्स में बंद कर देते √3। और इसी तरह से मुझे परपेंडिकुलर अपना कितना मिल चुका है, परपेंडिकुलर मुझे मिल चुका है 1 यूनिट, और जी हमारे बेस मिल चुका है √2 के इक्वल मिल चुकी है मुझे तीनों वैल्यू। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं यूज करके क्या करूंगा, इस रैशनल नंबर यानी इररेशनल नंबर यानी √3 को मैं किस पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, नंबर लाइन पे। देखिए कैसे करते हैं, सेम उसी तरह से मैं वापस पीछे जाता हूं, सॉरी अंडू नहीं करना है, पीछे जाना है। ये जहां मैंने √2 प्लॉट किया था ना, मुझे यही हेल्प करेगा। अगर आपको √3 प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर तो आपको √2 पहले करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने याद कीजिए हमने बेस कितना लिया हुआ है, हमने बेस लिया हुआ है √2 और परपेंडिकुलर लिया है 1, और हाइपोटेन्यूस हमें क्या मिलने वाला है, इस तरह से √3 ये मिलने वाला है ना। बस ये वैल्यूज मुझे पुट करनी है। अब मैंने बेस लिया है √2, तो √2 मैं पहले निकाल चुका हूँ, यानी मैं यहां तक लूंगा इस बार अपना बेस, ये है मेरा √2 और यहां तक मैंने लिया बेस, और इसी बेस के ऊपर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 1 यूनिट। अगर आपने 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है 1 यूनिट, तो आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल जाइएगा। √2 बेस मेरा √2 यहाँ था, तो यहाँ तक मैंने √2 बेस ले लिया है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। यहाँ तक मैंने ले लिया है √2 और यहाँ से 1 यूनिट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ कर दिया है, बिल्कुल ड्रॉ कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन करूंगा। बेस मेरा कितना है √2, परपेंडिकुलर कितना है मेरा
1 यूनिट, बेस रूट 2 हुआ। तो ये हाइपोटेन्यूस मुझे कितना मिलने वाला है? ये हाइपोटेन्यूस मुझे इक्वल मिलने वाला है रूट 3 के, मिलने वाला है रूट 3 के। बिल्कुल, हमने बहुत आराम से रूट 3 को प्लॉट कर दिया है। कर दिया है? नहीं नहीं, अभी नहीं किया है भाई। अभी आप लीजिएगा अपना कंपास, कंपास की नीडल रखना यहाँ पे, कंपास इतना खोलना और यहाँ से ऐसे करके कट लगा दीजिएगा, ठीक है? यहाँ से ऐसे करके आप कट लगा दीजिएगा। अब जहां आपने कट लगाया है, यही तो पोजीशन हमारी क्या है? यही पोजीशन हमारी रूट 3 कहलाएगी। जी हाँ, यही पोजीशन हमारी रूट 3 कहलाने वाली है। बिल्कुल, तो हमने रूट 2 को प्लॉट करना सीख लिया, हमने रूट 3 को प्लॉट करना सीख लिया। अब हमारी क्या प्रॉब्लम बचती है? अब हमारी एक प्रॉब्लम ये बचती है कि हमें रूट 5 को भी रिप्रेजेंट करना सीखना है। चलिए रूट 5 को भी रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को, ठीक है? अब रूट 5 के लिए फिर से हमें वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। कैसे करेंगे? मैं मान लेता हूं मेरा हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, मैं हाइपोटेन्यूस को लेके चलता हूं अपना रूट 5, और मेरी पाइथागोरस थ्योरम, मेरी मतलब नहीं, हम सबकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम हमको? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो हमें कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस मैंने लेट कर दिया है रूट 5, तो रूट 5 का क्या हो जाना चाहिए? स्क्वायर हो जाना चाहिए। बेस का क्या होना चाहिए और परपेंडिकुलर का क्या होना चाहिए? फिर से वही काम हमें करना है। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो आप सोचिए किसके इक्वल आएगी? ये आएगी 5 के इक्वल। यानी मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए जो कि मैं बेस और परपेंडिकुलर की जगह पुट करूं और मुझे क्या मिल जाए? वो इक्वल्स टू 5 मिल जाए, तभी तो मेरी वो वैल्यूज वैलिड होंगी ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए ना। चलिए, तो मैं कहता हूं मेरे लिए सबसे इजी क्या पढ़ने वाला है? सबसे इजी पढ़ने वाला है, देखिए आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि अगर आप कहें बेस को सर हम मान लेते हैं रूट 2 और जी हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर को रूट 3। सर गलत क्या है? बहुत सही चीज मानी है हमने। अगर हम इसको बेस की जगह पे पुट करेंगे रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और फिर ये सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 5, है ना? आप लोग यही सोच रहे हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं करना। भले ही ये दोनों साइड इक्वल आ जाए, लेकिन जरा सोचिए बेस और परपेंडिकुलर मेरे लिए कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेस एक बार के लिए मैं रूट 2 ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि रूट 2 हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं अपनी नंबर लाइन पे, लेकिन रूट 3 परपेंडिकुलर में मैं नहीं ले पाऊंगा। ले सकता हूँ, नहीं ले पाऊंगा। परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम, वर्टिकल वाला ऊपर की तरफ, हमारे हम ले ही नहीं सकते रूट 3। हमें पता ही नहीं है कि किस जगह हमारा रूट 3 का मार्क है। हम रूट 3 बेस में ले सकते हैं, हम रूट 2 को बेस में ले सकते हैं। परपेंडिकुलर हमें कोशिश करनी है कि जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले सके उतना लेना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। क्या मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि मैं बेस को मान लेता हूं 2, मान लो बेस को 2, ठीक है, और मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं 1, ठीक है? चलिए पुट कीजिए। बेस को मैंने माना है 2, तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस परपेंडिकुलर को मैंने माना है 1, तो ये होना चाहिए 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा? क्या चीज कर गई थी? कोई बात नहीं। चलिए, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो ये आएगा 4, प्लस इसका स्क्वायर था ना, ये आएगा 1, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो 5 और 5 हमें इक्वल मिल चुके हैं। बिल्कुल मिल चुके हैं इक्वल। जी हाँ, बिल्कुल हमें इक्वल मिल चुके हैं। अब हमारे लिए वैल्यूज भी बहुत इजी है। कैसे? मैंने बेस को माना हुआ है 2 और परपेंडिकुलर को माना हुआ है 1। अब जब मैं नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करने वाला हूं तो बेस लूंगा 2 और परपेंडिकुलर लूंगा इक्वल्स टू 1। चलिए, इसके लिए हमें पुराने किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, ये आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिएगा, और मान लेते हैं ये हमारा है वर्टिकल एक्सिस जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है हमारा ओरिजिन। माना कि
1 यूनिट मेरी यहाँ पे है और 2 यूनिट यहाँ पे होती हैं और 3 यूनिट यहाँ पे होती है। चलिए अब मैं बेस में मेरा किसके इक्वल आया है, 2 के इक्वल आया है, तो मैं कलर चेंज करते हैं फिर से। बेस मेरा किसके इक्वल आया है, बेस मेरा 2 के इक्वल आया है, तो मैं बेस कितना लेने वाला हूँ, बेस लेने वाला हूँ यहाँ तक 2। ठीक है, ये मैंने 2 लिया है, बेस ले लिया है मैंने, बेस 2 यूनिट, 2 मतलब 2 यूनिट्स। अब परपेंडिकुलर कितना लेना है, मुझे परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट। इस तरह से यहाँ कहीं पे आपका 1 यूनिट का मार्क होने वाला है, इस जगह पे ऐसे करके 1 यूनिट और ऐसे करके 2 यूनिट, ऐसे करके 3 यूनिट। ये बहुत प्रिसाइज नहीं है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप लेकिन ग्राफ पेपर पे बहुत इसको प्रिसाइजली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बेस ले लिया है 2 यूनिट, मैंने परपेंडिकुलर ले लिया है कितना, 1 यूनिट। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब वही अपना पुराना काम, अपना कंपास लेना है, आपको नीडल लेनी है, नीडल रखनी है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे रखने के बाद आपको यहाँ से ऐसे करके कट लगा देना है। कट मतलब एक आर्क बना देनी है इस पॉइंट से लेके नंबर लाइन तक, क्योंकि ये चीज हमारी क्या है, ये चीज हमारी मिल चुकी है हमें √5, बिल्कुल मिल चुकी है ये चीज हमें √5, लेकिन हमें उसको रिप्रेजेंट कहाँ करना है, नंबर लाइन के ऊपर। इस वजह से हम यहाँ पे कंपास रख के मार्क लगाएंगे यहाँ पे, और हमें यहाँ क्या मिल चुका है, हमें इस पॉइंट पे मिल चुका है अपना √5 मिल चुका है, √5 बिल्कुल मिल चुका है। तो इस तरह से हमने सीख लिया है कि कैसे इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सीखा √2, √3 और √5 को किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके मोस्टली यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब हम अगली चीज देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या चीज होती है, जाइए छोटी क्लास में वापस से फिर से और ध्यान कीजिए कि डेसिमल एक्सपेंशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 5/2, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/2। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन किसके, अगर मैं इसे सॉल्व करूं इस फ्रैक्शन को, तो ये फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व हो सकता है, सर डिवाइड कीजिए और क्या, हाँ बिल्कुल बच्चों वाला डिवाइड करेंगे हम। ये है मेरा 5, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 2 जा होता है 4 और यहाँ बचता है रिमाइंडर 1। पॉइंट लगा के हम एक 0 इंक्रीज करते हैं, 2 5 जा ये होता है हमारा 10 और इस तरह से 0 हमारा रिमाइंडर बचता है। तो ये मेरा फ्रैक्शन सॉल्व होके कितना आया, ये फ्रैक्शन मेरा सॉल्व होके आया है 2.5 के इक्वल आया है। अब ये फ्रैक्शन मैंने जिस चीज में कन्वर्ट किया है, इसी को तो हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको डेसिमल में, ये पॉइंट ही तो डेसिमल कहलाता है। तो इसी तरह से हम ये सब चीजें अपने डेसिमल के टर्म्स में एक्सपेंड करके देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि ये टर्म्स क्या होती हैं। जब तक हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे वो टर्म्स हमें समझ में आने वाली नहीं है। चलिए तो अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जैसे कि 7/8 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके देखना है। तो इस चीज को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 7 को डिवाइड करना है 8 से। अब ये छोटा पड़ रहा है, तो 8 0 जा 0 माइनस किया बचा 7, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 8 जा 64, 8 8 जा होता है 64 और माइनस किया बचा कितना 6, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 होता है। फिर मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज करेंगे, 8 5 जा 40 होता है, और ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है 0। जब रिमाइंडर आ जाए 0 हमारे पास कंप्लीट क्वोशिएंट आ चुका है। तो हमने 7/8 को किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया है, ये हो गया है 0.875, बिल्कुल हो गया है। अब हम करेंगे 10/3 को। ठीक है, 10/3 को हम कन्वर्ट करने वाले हैं, जरा स्पेशल केस है, अच्छे से देखिएगा। हमें 10 को डिवाइड करना है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इधर करते हैं, हमें 10 को डिवाइड करना है 3 के साथ। मैं कैसे कर सकता हूँ, 3 3 जा 9, माइनस किया बचा 1, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज किया, फिर से 3 3 जा 9, माइनस किया 1,
पॉइंट लगा हुआ है तो 0 इंक्रीज करा, और फिर से 3 3 जा 9, माइनस किया बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज किया, 3 3 जा 9, फिर से माइनस किया बचा 1। अब ये 1 फिर से कि क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे फिर 3 से। तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 10/3 का, वो कितना आ रहा है 3.333। ये इस तरह से आगे चलता चला जाएगा, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। ये कभी पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें रिमाइंडर कभी 0 मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को हम फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3.3 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। ठीक है, इसके ऊपर हम लगा दिए हैं बार। इसका क्या मतलब है बार का, ये यही बताता है कि ये नंबर जिस नंबर के ऊपर बार हमने लगाया है वो नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। मैं इसको जरा रब कर देता हूं, थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी, जगह हमें थोड़ी और मिल जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट डिवाइड करने वाले हैं वो काफी बड़ा होने वाला है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, 1/7 है ना। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास होने वाला है 1/7, यानी मुझे डिवाइड करना है 1 को, मुझे डिवाइड करना है 1 को 7 से। चलिए करते हैं। 7 जीरो होता है 0, माइनस किया बचा 1, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज किया, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, पॉइंट लगा के लगा हुआ है तो 0 इंक्रीज हम कर देंगे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 होता है, माइनस किया बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज किया, 7 2 जा 14 हम कर देंगे, और फिर हमारा बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, 7 8 जा होता है 56, माइनस किया बचा 4, और फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाया, 7 5 7 7 7 3 जा 21, 7 4 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 हुआ। अच्छा, फिर से बचा हमारे पास 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज किया, 7 7 जा 49, माइनस किया 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज किया, 7 1 जा 7 7 होने वाला है, माइनस किया बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 इंक्रीज किया। अब 7 3 जा 27, 4 जा फिर से 28 करेंगे, माइनस किया बचेगा 2। अब जरा देखिए, रिपीट होना नहीं शुरू हो गया। कैसे, यहाँ 10 था, फिर आया हमारा 30, और इसके बाद फिर 2 रिमाइंडर बचा है, पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा 20। उसके बाद 7 2 जा 14 करूंगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 14, बचेगा 6, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 56 करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इस तरीके से वही सेम चीज हमारी दोबारा से रिपीट होने वाली है, बार बार रिपीट होने वाली है। तो मैं कहूंगा मेरा नंबर कहाँ तक रिपीट हुआ है, मेरा नंबर रिपीट हुआ है 777, यहाँ से 142857, 142857, और आगे भी इसी तरह से कहाँ जाएगा 142857, और इसी से आगे फिर और जाएगा 142857। ये इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि हमने देखा है इसका डिवीजन कहाँ तक जा रहा है, बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस तरीके के नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है, हम इनडेफिनेटली लिखते तो नहीं जा सकते ना, कहाँ तक लिखते चले जाएंगे। तो हम इस तरह के रिपीटिंग वाले नंबर्स को ऐसे लिखते हैं 0.142857, 142857, और वो रिपीट होने वाला है। तो इतनी चीज रिपीट हो रही है, मैं इतनी चीज के ऊपर क्या पुट कर दूंगा, बार, इतनी चीज के ऊपर बार पुट कर दूंगा, और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि इतना नंबर रिपीट होने वाला है। बिल्कुल। अब जब हमने इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया है, तो अब हम देखेंगे कि आखिर इन टर्म्स का क्या मतलब है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। चलिए, पहली टर्म है टर्मिनेटिंग, पहली टर्म है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्म का क्या मतलब होता है,
टर्मिनेटिंग टर्म का मतलब ये होता है कि जब हमने 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो क्या हुआ, ये हमारा रिमाइंडर, इस जगह पे रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर आया हमारा 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्वोशिएंट है वो टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन था 7/8 का, ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, कब, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ, इसका रिमाइंडर ही हमें 0 नहीं मिला। तो जब रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो हम तब क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये टर्म हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्म है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि जरा गौर से देखिए, ये टर्म टर्मिनेट तो नहीं हुई और ऊपर से उल्टा क्या हुई, रिपीट होती चली जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये हमारी क्या है, रिपीटिंग, और रिपीटिंग टर्म को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। ठीक है, तो ये टर्म हमारी रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी है। ठीक है, चलिए सेम इसी तरह से 1/7 का भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया, इसमें भी हमें रिमाइंडर नहीं मिला 0। तो जब हमें रिमाइंडर नहीं मिला 0 तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 था। रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 होने का मतलब होता है कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ और क्या है, देखिए टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ऊपर से टर्म हमारी बार बार रिपीट होती जा रही है। अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख चुके होंगे, 142857 बार बार रिपीट होता जा रहा था, और यही वजह है कि इस चीज को हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी बोल सकते हैं। रिकरिंग का कुछ मतलब नहीं होता, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना बार बार। ठीक है, तो ये इन एग्जांपल्स की हेल्प से हमने क्या देखा कि टर्मिनेटिंग क्या चीज होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज होता है, रिकरिंग क्या चीज होता है। अरे सर एक चीज मिस हो गई है, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या चीज है बच्चों, जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एक साथ आके मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। वही तो हम इतनी देर से पढ़े थे ना, जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि मान लेते हैं √2 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 1.414, और ये आगे चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है ना, तो ये टर्मिनेट होता है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन, ये कहलाएगा ना, तो ये टर्मिनेट होता है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ये कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेट नहीं होता, वजह इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता। दूसरा ये चीज क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन रिकरिंग, ये कहलाएगा नॉन रिकरिंग। इसकी वजह नॉन रिकरिंग, क्योंकि आप जब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे ना, ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, लेकिन नंबर साथ में रिपीट भी नहीं दिखते हमें कहीं पे। डेसिमल एक्सपेंशन आप करके देखिएगा, कैलकुलेटर लीजिएगा, उसमें √2 की वैल्यू निकालिएगा, गूगल बाबा से पूछिएगा √2 की वैल्यू, आप देखेंगे पूरी वैल्यू में कोई भी नंबर हमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलेगा जो रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 3 हमारा रिपीट होता जा रहा था, या 1/7 के केस में 142857 हमारा रिपीट होता जा रहा था। आपको इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करेंगे, आपको इस तरह का कोई भी केस नहीं मिलने वाला है। यही वजह है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जब दो नंबर साथ में होते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो यही सब था आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा लेक्चर, और सबसे बड़ी बात आप सबको ये चीजें समझ भी आई होंगी। कल हम अपने इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे, जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम कल उनको कवर करेंगे, और फिर इकट्ठा हम क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। अपने क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से। थैंक यू सो मच।